नेक्स्ट है इंटरनेशनल लॉ का टॉपिक टेरिटोरियल सी एंड इनोसेंट पैसेज। टेरिटोरियल सी एंड इनोसेंट पैसेज। देखो इंडिया का ये फॉर एग्जांपल ये मैप है। This is the map of India. I am not able to make the perfect map, but for example, this is the map of India. अब ये जो है नीचे ये समुद्र है, ये हाई सीज हो गए, ये इंडियन ओशन हो गया, यहाँ श्रीलंका वगैरह है ना। इंडिया के तट जो बेस लाइन है, ये बेस लाइन, इसको क्या बोलते हैं? बेस लाइन। बेस लाइन के पास जो वाटर्स हैं ये इंडिया के अपने वाटर्स हैं, ये इंडिया के अपने वाटर्स हैं। इनको टेरिटोरियल सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेरिटोरियल सी। ये कितनी होती है? बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल माइल्स। ये कहां दिया गया है कि हर एक कंट्री की बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक जो सी है, जो समुद्र है, वो उसका खुद का समुद्र है, उसकी टेरिटरी का ही पार्ट है। ये इंटरनेशनल लॉ में सी लॉ है। क्या है? सी लॉ। और इसकी कन्वेंशन जो है यूएन में जो बनी थी वो है, नोट कर लो, UNCLOS। इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीज। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, जिसमें यह निर्धारित किया गया कि जिस कंट्री की बेस लाइन है, जिस कंट्री की बेस लाइन है का मतलब कई बार कई कंट्रीज लैंड लॉक्ड भी होती हैं, उनके नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कहीं भी समुद्र नहीं होता, ठीक है। लेकिन हमारी कंट्री इंडिया के सदर्न पार्ट पे सारा समुद्र ही समुद्र है। जिस कंट्री के पास समुद्र है, तटीय जो क्षेत्र है, उसकी जो बेस लाइन है, जो तट है, उससे 12 नॉटिकल माइल तक जो समुद्र है, जो वाटर्स है, वो टेरिटोरियल वाटर्स है, उसके खुद के वाटर्स। और उसके जो भी उसके फिशरमैन है वगैरह उस कंट्री के, वहाँ वो मछली वगैरह पकड़ सकते हैं। और जो भी कार्रवाई करनी है इंडिया ने, जैसी कार्रवाई वो लैंड पे करता है वैसी कार्रवाई वो समुद्र में करे। वो खुद उसका समुद्र, उसकी खुद की लैंड का ही एक पार्ट है, एक्सटेंडेड पार्ट, उसकी खुद की टेरिटरी है। वहाँ उस टेरिटरी में उस 12 नॉटिकल माइल के अंदर अंदर अगर किसी और कंट्री का जहाज वहाँ से निकल रहा है, कोई शिप निकल रहा है। शिप्स भी दो टाइप की होती हैं, मर्चेंट शिप्स भी होती हैं, है ना, और जो है नेवी शिप्स भी होती हैं, वार शिप्स भी होती हैं। मर्चेंट शिप्स जो ट्रेड के लिए होती हैं, पैसेंजर शिप भी होती हैं, मर्चेंट शिप भी होती हैं, वॉर शिप्स भी होती हैं। वहाँ से किसी और कंट्री का अगर वारशिप यहाँ इंडिया के तटीय क्षेत्र से निकल रहा है, टेरिटोरियल वाटर से निकल रहा है, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फर्ज बनता है उसको अलाउ किया जाए, अनलेस दैट शिप इज अ एनिमी कंट्रीज वॉरशिप, अनलेस दैट शिप इज द एनिमी कंट्रीज वॉरशिप। तो हर एक कंट्री का ये दायित्व बनता है इंटरनेशनल लॉ में कि अपने एरिया में से, अपने टेरिटोरियल वाटर्स में से 12 नॉटिकल माइल के अंदर अंदर वो किसी और कंट्री की शिप को इनोसेंट पैसेज दे, इनोसेंट पैसेज दे, क्योंकि ये जरूरी है, तभी व्यापार होगा दुनिया में। ये तो बड़ा लंबा रास्ता दूर से निकलेगा तो बड़ा रंधा, हम चाहे तो निकलने ना दे। हमारी आर्मी है, नेवी है, हमें हमारी सबमरीन्स भी है, यहाँ हम हमला कर सकते हैं, स्ट्राइक भी कर सकते हैं कि हमारे एरिया में क्यों नहीं। कल को वो वहाँ से उनके एरिया में से हमारी शिप नहीं जा सकती, ट्रेड इफेक्ट होगा। तो सारी कंट्रीज ने ये समझौता किया है, ये इसके यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज में, हम सब जहाँ जहाँ समुद्र है हमारे तटीय क्षेत्र के पास 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर अंदर, वहाँ हम दूसरी कंट्रीज की शिप्स को भी इनोसेंट पैसेज दें और उसमें रास्ता शॉर्ट हो जाएगा, क्लियर होगी। लेकिन शर्त है कि वो कंट्री अपनी शिप के ऊपर अपनी कंट्री का फ्लैग लगा के जाए, ताकि पता चल जाए कि किस कंट्री का वो शिप है। फ्लैग लगाना इसलिए जरूरी है।
ताकि हमला ना हो उसके ऊपर। ये तो इंडिया की नेवी हमेशा तैयार बर तैयार रहती है, कोई एनिमी शिप यहाँ से निकलेगा तो हम हमला करेंगे कि नहीं, हमारे टेरिटोरियल वाटर्स है। लेकिन अगर ये संधि साइन की हुई है, ऑब्वियसली हमने भी साइन की हुई है, तो यहाँ से हम इनोसेंट पैसेज, जैसे अमेरिका का कोई वॉरशिप निकल रहा है तो वो भी वॉरशिप भी यहाँ से निकल सकता है, पहले हमारे से परमिशन लेके, ठीक है। और अमेरिका का फ्लैग भी उसके ऊपर लगना चाहिए। ये तो हमारे सबमरीन्स हम हर वक्त तैयार हैं, ठीक है, हम हमला कर सकते हैं, लेकिन हम अगर परमिशन से कोई जा रहा है तो हम उसको इनोसेंट पैसेज जरूर देंगे। ये हमारा दायित्व है, हमारी ड्यूटी है इंटरनेशनल लॉ में। क्लियर होगी? नहीं तो वो इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन होगा और दूसरी कंट्री जिस शिप को हमने नुकसान पहुंचाया है टेरिटोरियल सी में, हालांकि उसने परमिशन ली थी लेकिन फिर भी हमने उस सी को डिस्ट्रॉय किया है, तो हमारे ऊपर ICJ में केस डाल देगा वो, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और हमारे से कॉम्पनसेशन मांगेगा। क्या मांगेगा? कॉम्पनसेशन मांगेगा। क्लियर हो गया? टेरिटोरियल सी, इसमें एक केस लिख लो, कोरफू चैनल केस। कोरफू चैनल केस ये है 1949। ये बाय द वे ICJ जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है 1945 के बाद बनी थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। ICJ में सबसे पहला केस यही था, फर्स्ट केस था ये ICJ में। और इस केस में क्या था? इस केस में जो ब्रिटिश वॉरशिप्स थी, ब्रिटिश वॉरशिप्स, उन्होंने एक अल्बेनिया कंट्री की टेरिटोरियल वाटर्स में से उन्होंने अपनी शिप निकालनी थी, और अल्बेनिया से वो परमिशन उन्होंने ले ली थी, और अल्बेनिया के जो टेरिटोरियल वाटर्स है वहाँ से वो शिप निकाल रहे थे। 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर से वो अपनी इनोसेंट पैसेज मांग रहे थे, वहाँ से निकाल। लेकिन अल्बेनिया के उस टेरिटोरियल वाटर्स के नीचे सबमरीन्स थी और माइंस थी। क्या थी? सबमरीन्स एंड माइंस। वो माइंस फट गई। क्या हो गया? तो माइंस फट गई और ब्रिटिश शिप्स को नुकसान हो गया। क्या हो गया? हो गया नुकसान। तो ब्रिटिशर्स ने अल्बेनिया के खिलाफ ICJ में केस डाल दिया, और ICJ ने ब्रिटिशर्स के हक में ये केस दिया और कहा कि ये इनोसेंट पैसेज की उल्लंघना है अल्बेनिया की तरफ से, इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है, तो कॉम्पनसेशन देनी पड़ेगी और कॉम्पनसेशन दिलाई गई। ठीक है, एक्चुअली में दिलाएगी या नहीं दी कि नहीं वो अलग बात है, लेट्स डोंट गो इनटू दैट थिंग, क्योंकि अल्टीमेटली हर एक कंट्री सॉवरन है, ICJ के डिसीजन को माने या ना माने। लेकिन ICJ ने एक बार डिसीजन दे दिया कि अल्बेनिया इज गोइंग टू गिव कॉम्पनसेशन टू द ब्रिटिश बिकॉज हिज कंट्रीज माइंस हैव डिस्ट्रॉयड द ब्रिटिश शिप्स, क्योंकि वो इनोसेंट मैसेज मांग रही थी और देना चाहिए थे इनोसेंट मैसेज। क्लियर होगी बात? समझ आ गई सारण? नेक्स्ट